जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है फैसला। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पत्नी को धक्का मारा, इसीलिए बड़ा किया था क्या तुमको कि तुम एक दिन अपनी ही माँ को मारो। तुम्हारी माँ से पहले यह मेरी पत्नी है, समझे? आलोक जी ने गुस्से में अपने छोटे बेटे मितांश से कहा, पापा, यह क्या मेरी पत्नी लगाकर रखा है? आपकी पत्नी कोई अनूठी या हुरपरी नहीं है। जब से आए हैं एक ही रट लगाकर रखी है कि इस घर में हिस्सा नहीं देंगे। इन पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं मेरे घर की अलमारी भी नहीं खोल सकता क्या? माँ मुझे अलमारी खोलने से रोक रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में उन्हें धक्का देना पड़ा। आखिर इस घर पर हमारा भी अधिकार है। छोटा बेटा मितांश अपने पिता आलोक जी से बोला। आलोक जी ने खींचकर एक तमाचा छोटे बेटे की गाल पर जड़ दिया और गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कल्याणी के साथ ऐसा करने की? छोटी बहू सीमा तमक कर बोली, पापा जी, आपको शर्म नहीं आती अपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? भूलिए मत, अब यह आपके बेटे से ज्यादा मेरे पति हैं। अब इन पर आप दोनों का कोई अधिकार नहीं। अरे, आपको पता भी है आज यह कितने बड़े आदमी हैं। आप जैसे कितने लोग इनके पैरों में गिरा कर भीख मांगते हैं, तो आपकी क्या औकात है? तभी एक झनाटेदार तमाचा बहू के गाल पर पड़ा। कल्याणी जी ने जिंदगी में पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। अपनी पत्नी का साहस देखकर आलोक जी की आंखों में चमक आ गई। कल्याणी जी गुस्से में बोली, खबरदार बहू, अगर मेरे पति का अपमान करने की कोशिश भी की तो। और जब हमारा तुम लोगों पर अधिकार ही नहीं रहा तो किस मुंह से अपना हक मांगने चले आए हो? नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। अब जाओ सड़क पर भीख मांगो। माँ का ऐसा रूप देखकर चारों बेटे बहू सन्न से खड़े रह गए। कल्याणी जी बड़ी बहू से बोली, क्या कह रही थी तुम बहू? ऐसा करो, आज तुम अपने भाई को बुला ही लो। खैर छोड़ो, तुम तकलीफ क्यों लेती हो? यह काम भी मैं ही कर देती हूँ। तभी आलोक जी के दोस्त का बेटा अजय वहां पर एक पेपर लेकर पहुंचा और साथ में दो पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर बड़ी बहू नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो दिन में भी चांद तारे नजर आने लगे थे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई राजेश था। भाई को हित में करने के लिए बड़ी बहू भाई को गले लगाने आगे बढ़ी तो राजेश दूर से ही हाथ का इशारा करते हुए बोला, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। ना यहाँ कोई किसी का भाई है और ना बहन। अपने भाई की रोबदार आवाज से बड़ी बहू ने यहाँ एक किनारे खड़ी हो गई। आलोक बाबू ने वह पेपर वकील से लिया और बेटे बहू की तरफ पकड़ा दिया, जिसे देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों बेटे बहू बस आलोक जी के चेहरे को निहारने लगे। आलोक जी अजय और राजेश के साथ सामने वाले कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। चारों बेटे बहू सोफे पर धम से बैठ गए और आने वाले तूफान से थर थर कांपने लगे, जिसका अंदाजा उन्हें पहले से ही लग गया था। और उस दिन को कोसने लगे जब उन्होंने पिछली बार यहाँ आने की खबर अपने पिता को दी थी। कहाँ हो भाग्यवान, अभय और मितांश का फोन आया था। वे लोग यहाँ गांव आने के लिए ट्रेन में बैठ गए हैं। दूसरे दिन कल्याणी जी रह रहकर घड़ी देखती और पति आलोक जी से पूछती, फोन करके पूछो तो सही, दोनों बेटे और बहुएं कहाँ तक पहुँचे? अब तक आए नहीं। आलोक जी बोले, अरे भाग्यवान, सब्र करो, आ जाएंगे। तुम दो घड़ी चैन से बैठ जाओ। अब सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो। कल्याणी जी बोली, सबकी पसंद का खाना बनाया है आज। देखना, खाना खाते ही खुश हो जाएंगे सब। पूरे 2 साल बाद देखूंगी आज सबको। आंखें तरस गई है अभय और मितांश को देखने। आलोक जी बोले, कल्याणी, दोनों का काम ही ऐसा है। सुबह 9 से शाम 7 बजे की ड्यूटी ऑफिस में बजानी ही पड़ती है। कैसे समय दे पाएंगे हमको? इसलिए तो 2 साल बाद आ रहे हैं। कल्याणी जी बोली, फोन पर कह रहे थे दोनों इस बार हमें भी अपने साथ शहर ले जाएंगे। वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता, घर काटने को दौड़ता है। आलोक जी और कल्याणी जी के दोनों बेटे अभय और मितांश शहर में नौकरी करते थे।
दोनों की पत्नियां नेहा और सीमा भी शहर में उन्हीं के साथ रहती थी। आज पूरे 2 साल बाद दोनों बेटे और बहुएं अपने गांव आ रहे थे, जिनका बेसब्री से आलोक जी और कल्याणी जी इंतजार कर रहे थे। कल्याणी जी बोली, सुनिए, मैंने तो हम दोनों के कपड़े भी बैग में भरकर रखे हैं, क्योंकि अभय कह रहा था कि वे लोग सिर्फ यहाँ 2 दिन ही रुकेंगे। आलोक जी बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, बेटे बहू से पूछे बिना तुमने पैकिंग भी कर ली। कल्याणी जी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा उल्टा ही बोलते हो। जब एक बार वे लोग कह चुके हैं कि इस बार हमें साथ शहर ले जाएंगे, तो बार बार उस बात को क्या दोहराना। उतने में गाड़ी के हॉर्न की आवाज बज उठती है। कल्याणी जी और आलोक जी खुश होकर बाहर बेटे बहू के स्वागत के लिए जाते हैं। आलोक जी और कल्याणी जी को देखकर बेटे बहू उनके पांव तक नहीं छूते हैं। कल्याणी जी मन ही मन सोचती है, बेचारे बहुत थक गए होंगे, इसलिए पांव छूना तक भूल गए। चारों अंदर जाकर फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने बैठते हैं। छोटा बेटा मितांश खाना खाते खाते बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में आज भी वही स्वाद है जो सालों पहले हुआ करता था। कुछ भी कहो माँ, सीमा तुम्हारे जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। सीमा एक पल गुस्से से मितांश को देखती है और सभी हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर सभी लोग बातें करते हैं और फिर बाद में बेटे बहू अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शाम को कल्याणी जी सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी अभय मितांश से कहता है, मितांश, परसों शाम की टिकट बनवा देता हूँ हम चारों के वापस जाने की। मितांश भी सहमति दे देता है। कल्याणी जी बोली, बेटा, इस बार तो तुम मुझे और तुम्हारे पापा को भी साथ ले जाने वाले थे ना। नेहा बोली, मम्मी जी, अभी तो हमने नया फ्लैट लिया है, अभी तो फ्लैट में काम कराना भी बाकी है। कल्याणी जी बोली, अरे कोई बात नहीं, इतने दिन हम मितांश के घर रह लेंगे। इतने में मितांश की पत्नी सीमा बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं, मैं और मितांश सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर देर रात घर आते हैं। अभी हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम कुक और मेड लगा सके। मेरे घर में तो राशन का भी सामान जमा नहीं रहता है, और ऐसे में आप बूढ़े लोगों के खाने पीने का ध्यान मैं नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं, मगर आप लोगों को तो कुछ भी नहीं खिला सकते ना। अभय और मितांश ने भी अपनी पत्नियों की बात में सहमति दिखाई और बोले, मम्मी जी, पापा जी, अभी हम लोग खुद ही वहां सेट नहीं हुए हैं, ऐसे में आप लोगों को वहां ले जाकर कोई मतलब नहीं है। यह सब सुनकर कल्याणी जी तो रोने ही लग गई और बोली, बेटा, तुम लोगों के बिना मेरा यहाँ दिल ही नहीं लगता है, खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों बूढ़े तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अभी तो शरीर में इतनी ताकत है कि मैं घर का सारा काम भी कर सकती हूँ। उनकी बात सुनकर बेटे बहुओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नेहा अपने कमरे में जाकर अभय से बोली, तुम्हारी माँ तो पीछे ही पड़ गई है शहर आने के लिए, मगर मैं कह देती हूँ, मुझसे इनकी सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते हो वहाँ अकेले हमारी कितनी अच्छी लाइफ है। अभय बोला, हाँ, तो मैं भी कौन सा उन्हें अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूँ। दूसरी ओर सीमा भी मितान से बोली, यह दोनों गांव में रहे वही अच्छा है, वरना वहां आकर हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने लगेंगे। मितांश बोला, डोंट वरी यार, हम दोनों के इतने सारे शौक हैं कि हमसे हमारा ही खर्चा उड़ जाए, वही बड़ी बात है। इन दोनों को वहां ले जाकर मुझे अपना खर्चा नहीं बढ़ाना। दरअसल बेटे बहू उन लोगों को अपने साथ शहर ले ही नहीं जाना चाहते थे। अपनी आजादी भरी जिंदगी में वे लोग कोई खलल नहीं चाहते थे। जब चाहे मर्जी से पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, रात को देरी से घर आना, यह सारे शौक वे लोग शहर में आराम से कर रहे थे। मगर माँ पिताजी को यही बताते कि वे लोग अभी सेठ नहीं है, ताकि कहीं उन्हें माँ पिताजी को शहर न ले जाना पड़ जाए। 2 दिन बाद बेटे और बहुओं के शहर वापस जाने का समय आ गया। कल्याणी जी की तो आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे फिर से एक बार बोली, मैंने तो हम दोनों के कपड़ों का बैग भी तैयार कर रखा था। अभय माँ की बात को काटते हुए बोला,
माँ अब हमें जाने दो, यह क्या जाते वक्त रोना धोना लगा कर रखा है। पीछे पीछे राहुल भी बोला, हाँ माँ, आप लोग शांति से यहाँ रहो, वैसे भी शहरी जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। कहकर वे लोग स्टेशन जाने गाड़ी में बैठ गए। आलोक जी तो सब कुछ समझ चुके थे, मगर नहीं समझी तो वह कल्याणी जी थी। थोड़ी ही देर में बोली, सुनिए, घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, बेटे बहुओं के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर से जोर जोर से रो पड़ी। आलोक जी कहना चाहते थे, कल्याणी, अब तेरे बेटे बदल चुके हैं, वे हम दोनों बूढ़ों को अपने साथ नहीं रखना चाहते। मगर कल्याणी जी को लगातार रोते देख वे कुछ नहीं बोले। अब कल्याणी जी खोई खोई सी रहने लगी, खाना भी ढंग से नहीं खाती थी। उनके चेहरे की झुर्रियां और अधिक गहरी हो चुकी थी। आलोक जी कल्याणी जी को बहुत समझाने का प्रयत्न भी करते, मगर कल्याणी जी की आंखों पर तो बेटे बहू के मुंह की अंधी पट्टी चढ़ी हुई थी। इसलिए कल्याणी जी अब बीमार रहने लगी थी। एक रोज कल्याणी जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी कि उन्हें बाहर से आवाज आई, साड़ियां ले लो साड़ियां। कल्याणी जी ने नजर उठाकर देखा तो एक वृद्ध महिला, करीबन 70 साल की होंगी, वह साड़ियां बेच रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लगातार दिख रही थी। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। कल्याणी जी ने उसे बुलाया और साड़ियां देखने लगी। कल्याणी जी बोली, आप इस उम्र में भी घर घर जाकर साड़ियां क्यों बेच रही हैं? क्या आपका कोई नहीं इस दुनिया में? वृद्ध महिला पहले तो हंसी, फिर बोली, बहन, मेरे 4 बेटे हैं जो शहर में रहते हैं। अपना पेट पालकर उन्हें पढ़ाया लिखाया, शहर में नौकरी लगते हैं, उनकी शादियां भी करवाई। मगर अब चारों में से किसी के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। पति का साथ भी जवानी में ही छूट गया था। ऐसे नालायक बेटों पर आश्रित रहने से बेहतर मैंने छोटा ही सही मगर अपना व्यवसाय शुरू किया। घर घर साड़ियां बेचने जाती हूँ, उससे मेरा खर्चा भी निकल जाता है और 4 लोगों से मिलकर थोड़ा हंस बोल लेती हूँ तो दिल को भी सुकून मिल जाता है। कल्याणी जी को इस वृद्ध महिला की बात सीधे दिल पर लग गई। वह सोचने लगी, दोनों बेटों और बहुओं ने वापस शहर जाकर मुझे फोन तक नहीं किया, जबकि वे लोग मुझे यहाँ देख कर गए थे कि मेरा उन लोगों के जाने के कारण रो रो कर बुरा हाल है। मुझसे तो यह वृद्ध महिला बेहतर है, जो बेटों को भुलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। बस उसी क्षण कल्याणी जी ने भी कठोर फैसला लिया कि वह ऐसे बेटे बहू के लिए आंसू नहीं बहाएगी जिन्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आलोक जी घर लौटे तो देखा कल्याणी जी ने आज उनकी मनपसंद का खाना बनाया था और वे बोली, आप मुझे कट पीस के टुकड़े लाकर देंगे, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। सिलाई कढ़ाई में तो कल्याणी जी बचपन से निपुण थी। आलोक जी को कल्याणी जी को खुश देखकर बहुत खुशी हुई और वे बोले, कल्याणी, तुम्हें यह बदलाव कैसे आया? कल्याणी जी ने उस वृद्ध महिला से मिली सीख आलोक जी को बतलाई। तब आलोक जी बोले, कल्याणी, मैं तो यह बात पहले ही समझ चुका था, जो बात तुम्हें देरी से समझ आई, क्योंकि तुम बेटे बहू के मुंह में अंधी हो चुकी थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कहकर वे कल्याणी जी के लिए कट पीस के टुकड़े लाने चले गए। यहाँ कल्याणी जी ने सिलाई कढ़ाई कर अपने हुनर को अपना हथियार बना लिया और धीरे धीरे उनका व्यापार जोरों में चलने लगा। कल्याणी जी अब अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें बेटे बहुओं को याद करने का भी समय नहीं था। वहां शहर में अभय, मितांश और उनकी पत्नियां आज मिले तो मितांश बड़े भाई अभय से बोला, भैया, रोज यह 9 से 7 की नौकरी करके थक गया हूँ और महीने की वही नॉर्मल सैलरी, जिससे अब गुजारा भी नहीं होता। अभय बोला, मितांश, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई व्यवसाय करें जिससे आमदनी बढ़ सके, मगर व्यवसाय करने में ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, वह कहाँ से लाए? मितांश की पत्नी सीमा बोली, अरे गांव में आपके माँ पिताजी इतने बड़े घर में रह रहे हैं, वह घर कब काम आएगा? उस घर को बेच देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे आप लोग नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो। अभय और मितांश को भी यह तरकीब सही लगी।
वे सभी लोग गांव पहुंचते हैं। जब घर बेच देंगे तो आलोक जी और उनकी पत्नी का क्या होगा? क्या वो दोनों मान जाएंगे घर बेचने के लिए? जानने के लिए इस कहानी का अंतिम भाग जरूर सुनिएगा कल। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।